हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होता है और आपको बता दें कि इसका कोई अलग बुक नहीं है। ज्योग्राफी का जो बुक है उसी के लास्ट में इसका 5-6 चैप्टर्स जो है इसका दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि आपके एग्जाम में इसका एक अलग खंड बनाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेगमेंट का नाम है आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। और आपको इसका पहला चैप्टर जिसका नाम था आपदा प्रबंधन एक परिचय, उसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। आपको बता दें कि क्लास 9th का जो डिजास्टर मैनेजमेंट था उसमें आपको मानवीय आपदाओं के बारे में पढ़ना था, यानी वैसी आपदाएं जो मनुष्यों के गलतियों के कारण आता है। और क्लास 10th के डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको प्राकृतिक आपदाएं पढ़नी है, यानी जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आइए हम आपको समझाते हैं बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जो सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ किसे कहते हैं, यानी बाढ़ को परिभाषित करें। तो देखिए ऐसे सिंपल तौर पे लोग कुछ भी कह सकता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हम बाढ़ को परिभाषित करेंगे। तो हम कहेंगे जब देखा जाए तो जब नदियों में, मतलब कोई भी नदी हो, जब नदियों में ठीक है जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर बढ़ जाता है। और स्पेशली बरसात के मौसम में, स्पेशली वर्षा ऋतु में, यानी कि बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में जब ज़्यादा बारिश वगैरह होता है तो नदियों में जब जल का लेवल बढ़ जाता है, नदी में जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो वह जल जो है नदी में ऊपर की ओर उफान भरने लगता है। तब वह जल जो है नदी में ऊपर की ओर उफान भरने लगता है और नदी का जो जल है वो नदी की से बाहर निकलकर और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। वह जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इसी आपदा को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम बाढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें यहाँ पे कुछ और बातें हम, जैसे देखा जाए आपके एग्जाम में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा। अब आपसे पूछेगा कि बाढ़ जो है इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, भाई बाढ़ आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो इसको भी समझिए। और चूंकि शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में पूछेगा तो 3-4 पॉइंट्स लिख लेंगे तो काफ़ी है। तो देखिए बाढ़ आने का सबसे पहला कारण है वर्षा की अधिकता। जब ज़्यादा बारिश होगी ना, जब अधिक ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वर्षा की अधिकता के कारण भी बाढ़ आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखा जाए तो अब बाढ़ आने का कारण क्या है, तो बांध का टूटना। जैसे मान लीजिए कि नदी पर कहीं बांध बनाया गया है और किसी कारण से बांध टूट गया, तो बांध के टूटने से भी नदी का जो जल है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और तीसरी चीज़ क्या है, नदी के तली में अवसाद का जमाव, नदी के तली में अवसाद का जमाव। जरा इसका मतलब समझिएगा क्या होगा। यानी मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है, मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है, तो जब नदी बहेगी ना तो सीधी सी बात है, जब नदी बहेगी तो अपने साथ मिट्टी का कटाव करते हुए बहेगी। जब नदी बहेगी तो अपने साथ कुछ कूड़ा कचरा वगैरह को भी साथ में बहा कर ले जाएगी। तो सोचिए जो मिट्टी काट कर बहा कर ले जा रही है, जो कूड़ा कचरा बहा कर ले जा रही है, इन सारे अवसादों को, इन सारे कूड़ा कचरा और इन सारे मिट्टी को कहीं ना कहीं एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा कर देगी। एक जगह पर जहां वो ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाएगा ना, सब मिट्टी जो कट के जा रहा है, कूड़ा कचरा वगैरह जो जा रहा है, तो अब नदी का जो पानी है इसका मार्ग बाधित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अवसाद जमा हो गया, इसलिए नदी का पानी यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, जिसके कारण नदी अब यहाँ से अपना मार्ग बदल लेगा, नदी का जल यहाँ से अपना रास्ता बदल लेगा। तो यहाँ आसपास का ये जो क्षेत्र है ना ये बाढ़ ग्रसित हो जाएगा, यहाँ पे भी बाढ़ आ जाएगा। बात समझ में आया। तो देखिए बाढ़ आने के ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा कारण है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो बाढ़ है, बाढ़ से कौन कौन सी हानियां होती है। ठीक है,
बाढ़ से कौन कौन सी हानियां होती है इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। बाढ़ से क्या नुकसान होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या होगा कि बाढ़ से भाई नुकसान होगा कि जन धन की काफ़ी क्षति होगी। जन धन की क्षति, इसका मतलब ये हुआ कि बाढ़ में काफ़ी सारे लोग भी, ऐसा हो सकता है कि बाढ़ के जल में डूबकर मर जाएं, ठीक है, या उसमें फंस कर मर जाए, या उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। धन का मतलब होगा उनकी संपत्ति का, यानी लोगों के धन संपत्ति को भी यहाँ पे क्षति पहुँच सकता है। दूसरी चीज़ देखा जाए तो बाढ़ से नुकसान क्या होता है, तो देखा जाए तो अब पशुओं को भी काफ़ी क्षति होती है बाढ़ के कारण। आपको बता दें कि मनुष्यों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जरूर जिन्हें तैरने आता है, तो बाढ़ के जल से तैर कर निकल सकते हैं, या जब बाढ़ में लोग फंसे रहते हैं तो लोगों को निकालने की प्राथमिकता दिया जाता है। हालांकि पशु भी बाढ़ के जल में फंस जाते हैं और वहाँ उनको भी काफ़ी क्षति होती है, ठीक है। और आगे चले तो अब हम बात करेंगे यहाँ देखिएगा, तो अब यहाँ हम बात करें तो पेयजल और जो है खाद्य पदार्थ की समस्या। जैसे मान लीजिए कि पीने वाला जल है, खाद्य पदार्थ वगैरह है, इन सारे चीज़ों की भी समस्या होने लगता है बाढ़ के समय, ठीक है। और आगे चलें तो सामान्य परिवहन और संचार व्यवस्था भी बाधित हो जाता है। सामान्य परिवहन और संचार व्यवस्था जो है वह भी क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। हम क्या बताएं आपको कि जैसे मान लीजिए कि बाढ़ जब आ गया तो बाढ़ आने से पूरा अगर रोड पर पानी लग गया हो तो रोड से जो गाड़ियां आ रही है जा रही है वो बाधित हो जाएंगी, नहीं चल पाएंगी। मान लीजिए कि बहुत भयंकर बाढ़ आ गया है जिसके कारण रेलवे ट्रैक पर, रेलवे की पटरी पर बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, तो वहाँ से ट्रेन भी आना जाना बंद कर देगी। तो इसलिए सामान्य परिवहन और संचार का मतलब होता है सूचनाओं को, खबरों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कि आजकल संचार का माने बहुत इम्पोर्टेंट जो सोर्स बना हुआ साधन है वो इंटरनेट है। और मान लीजिए कि बाढ़ आया तो जो टेलीकॉम कंपनीज होती है या जो ट्रांसमिशन टावर वगैरह होता है वो बाढ़ के जल के कारण डूब जाता है, उसकी मशीनें खराब हो जाती है या वो सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण सामान्य संचार के साथ साथ सामान्य परिवहन के साथ साथ सामान्य संचार व्यवस्था भी बाधित हो जाती है, ठीक है। एक और समस्या देखिए क्या है, बाढ़ से एक और हानि क्या है भाई, महामारी का फैलना। बाढ़ आने के बाद महामारी फैलने का भी डर रहता है। ये क्यों जी? तो देखिए जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने के बाद बाढ़ का जल जब किसी एक जगह पे लंबे समय तक जमा रहेगा तो बाढ़ के पानी के सूखते ही महामारी फैलने की भी चांस रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक जल जमाव के कारण बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया वायरस है सब क्रिएट हो जाते हैं ज़्यादा जल जमाव के कारण। और जल सूखते ही अब वहाँ उन कीड़े मकोड़ों के कारण या फिर उन सूक्ष्म जीवों के कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलने लगती है, जिसके कारण महामारी फैलने की संभावना रहती है। तो ये हम आपको बताएं अभी बाढ़ क्या है, बाढ़ के कारण क्या है, बाढ़ से कौन कौन सी हानियां होती है। अब आइए आपको कुछ और बात भी यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे बाढ़ से हानि की तो बात सब कोई करता है, लेकिन बाढ़ के कुछ फायदे भी हैं, बाढ़ के कुछ लाभ भी है, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए बाढ़ का सबसे पहले लाभ ये है कि भाई जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी की एक नई परत आ जाती है। जलोढ़ मिट्टी की एक नई परत जो है ये आ जाती है, ठीक है। और ये जलोढ़ मिट्टी की जो नई परत है जिसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं, यह काफ़ी उपजाऊ होती है, ये बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। अब आपको बता दें कि ये कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी बह रहा है तो नदी अपने साथ मिट्टी का कटाव करके आगे बहा कर ले जाएगी, और जब कभी भी बाढ़ आएगा तो मान लीजिए कि बाढ़ का जल जिन क्षेत्रों में फैलेगा तो ये जो जल है अपने साथ मिट्टी काट कर ला रहा था, तो ये जल के साथ वो जो
पतला महीन कण वाला जो मिट्टी है ना, वो भी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा जहां बाढ़ आएगा, क्योंकि बाढ़ के जल के साथ मिट्टी भी है, तो मिट्टी भी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, जिसके कारण जिन क्षेत्र में बाढ़ आया उस क्षेत्र में मिट्टी के ऊपर एक नया मिट्टी का परत चढ़ जाएगा, और वही नवीन मिट्टी जो होता है जिसको हम खादर कह रहे हैं वो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो अगले साल से, ठीक है, फसलों का उपज काफ़ी अच्छा होने लगता है। और दूसरी चीज़, जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ के जल में देखा जाए तो अब मत्स्य पालन, बाढ़ के जल में मछली पालन का काम किया जा सकता है, और बाढ़ के समय लोग मछली जो है पकड़ना शुरू कर देते हैं, और मछली पकड़कर एकदम लोग मज़े में जीने लगते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि इतना मछली खाते हैं कि भाई एक हिस्सा चावल या 2-3 हिस्सा मछली ले, ठीक है, और पूरा टूट जाते हैं। तो देखिए बाढ़ आने के ये बहुत सारे लाभ भी है। आगे चलें तो अब हम बात करेंगे कुछ नदियों के बारे में। अब ज़रा ध्यान देंगे कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपको बता दें कि बाढ़ लाने के लिए बदनाम हो चुकी है। मतलब ऐसी नदियां हैं जो हर साल बाढ़ लाती है, इन नदियों के कारण हर साल बाढ़ आता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। तो बिहार में कोसी नदी के कारण लगभग हर साल बाढ़ आता है, और यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इस नदी के कारण बिहार को लगभग हर साल बाढ़ का मार झेलना पड़ता है, ठीक है। और आगे चले तो एक बिहार के ही बगल में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में भी हर साल बाढ़ आते रहता है, इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और आगे चले तो हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक नदी है कृष्णा नदी, इस नदी के कारण वहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है। गुजरात की बात करें तो अब गुजरात में है नर्मदा नदी, इस नदी के कारण गुजरात में बाढ़ आता है। अब देखें तो आपको बता दें हम कि उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे है महानदी, और महानदी के कारण उड़ीसा में बाढ़ आता है। आपको बता दें हम कि जैसे देखा जाए तो अब असम की बात करेंगे तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आता है। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बाढ़ लाते रहती है, और चूंकि ये बाढ़ ही हमेशा लाते रहती है इसलिए इन्हें इन सारे राज्यों के शोक के रूप में माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो ये है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आप याद रखेंगे कोसी नदी को, क्योंकि इस नदी के कारण बिहार में लगभग हमेशा ही बाढ़ आता है, ठीक है। अब आगे चले तो आपको बता दें कि एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। आपको बता दें कि एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इतना ज़्यादा बाढ़ आता है। अब देखिए इसके पीछे एक और कारण है। इसके पीछे एक और कारण ये है कि भाई बांग्लादेश में नदियाँ बहुत सारी है। इसका रीज़न ये है कि भारत की बहुत सारी नदियाँ बांग्लादेश में जाकर फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चीन की भी बहुत सारी नदियाँ आकर बांग्लादेश में आती है, म्यांमार से भी बहुत सारी नदियाँ बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश की कुछ स्थानीय नदियाँ है ही। तो यही रीज़न है कि भाई बांग्लादेश को नदियों का देश तो कहते ही हैं, बांग्लादेश को नदियों का देश तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इन नदियों के कारण इतना ज़्यादा बाढ़ आता है ना वहाँ पे कि इसलिए उसे बाढ़ों का देश भी कहा जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि वहाँ बहुत बाढ़ आता है। एक और बात जान लीजिए, चूंकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार के बारे में एक बात जानिए। बिहार का सबसे विनाशकारी बाढ़, बिहार में सबसे भयंकर, बिहार में सबसे विनाशकारी बाढ़ कब आया था? तो आपको बता दें कि बिहार में सबसे विनाशकारी बाढ़ आया था 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में क्या हुआ था कि भाई बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, यानी बिहार और नेपाल के सीमा पर, ठीक है, देखा जाए तो एक कोसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कुशहा बांध। कोसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कुशहा बांध। इसी कुशहा बांध के टूटने से, इस कुशहा बांध के टूटने से बाढ़ आ गया था 2008 में, और ये काफ़ी भयंकर बाढ़ था, और ये आज तक बिहार का सबसे विनाशकारी बाढ़ के रूप में है।
ठीक है। तो बाढ़ के बारे में कुछ बातें समझाए, थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे कि भाई बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों से बचना है तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा। दो प्रकार का उपाय होता है, एक दीर्घकालीन उपाय और एक आकस्मिक प्रबंधन जो होता है अल्पकालीन, दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम उसको भी समझा देते हैं। देखिएगा, हम बाढ़ प्रबंधन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए कि बाढ़ प्रबंधन के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, यानी बाढ़ से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी आपदा होगा ना तो उसके प्रबंधन के लिए दो प्रकार के उपाय होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है दीर्घकालीन प्रबंधन, ठीक है, और इसमें दूसरे को कहा जाता है अल्पकालीन, दूसरे को कहा जाता है अल्पकालीन या आकस्मिक प्रबंधन। तो ये दोनों प्रबंधनों के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, दीर्घकालीन प्रबंधन की बात करें तो बाढ़ के समय हम क्या दीर्घकालीन प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो बाढ़ लाने वाली नदियां हैं, ठीक है, जो बाढ़ लाने वाली नदियां हैं, उन नदियों के ऊपर हम क्या करेंगे कि इन नदियों के ऊपर मजबूत तटबंध का निर्माण करेंगे, यानी मजबूत बांध का निर्माण करेंगे, ताकि वह जब नदियों में जल का लेवल बढ़ जाए तो वो बांध के द्वारा उस जल को रोक लिया जाए और वह जल जो है आसपास के क्षेत्रों में ना फैलने पाए। तो मजबूत तटबंध का निर्माण करना जरूरी है। और आप समझ सकते हैं कि ये बाढ़ आने के बाद ये काम नहीं किया जाएगा, बाढ़ आने से पहले ही ऐसा करना पड़ेगा, ताकि ये जो मजबूत तटबंध पहले से बना रहे तो बाढ़ के जल को रोक पाए। अब बाढ़ आने पर हम बांध थोड़ी बनाने जाएंगे, ये पहले से ही सब मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है, जिसमें लंबा समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घकालीन प्रबंधन हम कह रहे हैं। दूसरी चीज कि केवल बांध बना देना ही हमें नहीं होता है, बल्कि समय समय पर देखा जाए तो टाइम टाइम पर जब भी, ठीक है, आवश्यकता महसूस हो तब समय समय पर उस बांध का यानी उस तटबंध का मरम्मत भी होते रहना चाहिए। नहीं तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे कहीं कहीं बांध में दरार आता है और दरार आते आते धीरे धीरे बांध टूट जाता है और बांध के टूटने से भयंकर बाढ़ आता है। इसलिए हमें समय समय पर बांध का मरम्मत भी करते रहना चाहिए ताकि बांध टूटने ना पाए, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की यहाँ बात करेंगे। भाई तीसरी बात क्या है, तो हम क्या करेंगे कि जो बाढ़ संभावित क्षेत्र है, माने जिन क्षेत्रों में हमेशा बाढ़ आते रहता है, जो बाढ़ संभावित क्षेत्र है वहाँ से थोड़े दूर, वहाँ से दूरी पर हम घर बनाएंगे और वहाँ से दूरी पर और साथ ही साथ थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान पर गृह निर्माण करेंगे ताकि बाढ़ के प्रकोप से हम बच सकें, ठीक है। तो ये दीर्घकालीन प्रबंधन के अंतर्गत हम इस प्रकार के उपाय करेंगे। अब हम बात करते हैं आकस्मिक प्रबंधन के बारे में कि हम कौन कौन से प्रकार के उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आकस्मिक प्रबंधन का मतलब हुआ कि बाढ़ आ गया तब हम क्या करें, अचानक से कौन उपाय करें। तो देखिए भाई, बाढ़ आ गया तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, सबसे पहली प्राथमिकता है बाढ़ के जल में, माने बाढ़ में जो भी लोग फंसे हैं, बाढ़ के जल में फंसे लोगों और मवेशियों को बाहर निकालना। बाढ़ के जल में फंसे लोगों और मवेशियों को बाहर निकालना, माने बाढ़ में जो भी लोग फंसे हैं, बाढ़ में जो भी मवेशी फंसे हैं उनको बाहर निकालना। और केवल बाहर ही नहीं निकालना बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है भाई, तो गांव में या गांव के बाहर जो कोई ऊंचा स्थान है जहां पे बाढ़ की पानी पहुंचने की संभावना नहीं है, उस सुरक्षित स्थान पर लोगों को और मवेशियों को पहुंचाना पड़ेगा। दूसरी चीज, सुरक्षित स्थान पे लोगों को पहुंचा दिए, लोग बाढ़ के जल में डूबने से बच गए और वहां से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षित स्थान पर पता चले कि भूखे मर गए, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जहां सुरक्षित स्थान पे उन लोगों को पहुंचाए हैं वहां उन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ यानी वहां उन लोगों के लिए भोजन और पेय जल की भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है।
पेयजल की भी व्यवस्था करेंगे, यानी सुरक्षित स्थान पे जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे मतलब जो है लोगों के खाने के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस कार्य के लिए अलग अलग गांव से लोग जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोऑपरेट करते हैं, खाना भेजते हैं और सरकार की भी मदद मिलती है। आगे चलें तो हम बात करेंगे कि पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना। पशुओं के लिए जो है सुरक्षित स्थान पर पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना भी काफ़ी आवश्यक होता है। ठीक है, अब और आगे चलें। चौथा उपाय हम क्या करेंगे कि बाढ़ के जल के सूखते ही, बाढ़ के जल के सूखते ही, ठीक है, बाढ़ के जल के सूखते ही हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराएंगे, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराएंगे। बाढ़ के जल के जो है सूखते ही डीडीटी वगैरह का छिड़काव कराएंगे। और इससे फ़ायदा क्या है कि बाढ़ का जल एक जगह पर ज़्यादा दिन तक जमे रहने से वहाँ कुछ बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्रिएट हो गए जो इन दवाओं के डीडीटी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। और फिर लोगों में मतलब उससे जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना रहती है वो संभावना समाप्त हो जाती है। यानी इस प्रकार हम महामारी फैलने से रोक सकते हैं, महामारी फैलने से ऐसे रोका जा सकता है। तो ये सारा उपाय भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि बाढ़ से बचने के लिए हम कौन कौन से प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम बाढ़ के बारे में समस्त जानकारी दे दिए। जितनी सारी बातें आपके सिलेबस में पढ़ना था या जितने सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकता है वो सारी बातें बताएं। तो इस चैप्टर में हमें सुखाड़ के भी बारे में जानना है जो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।